लास्ट क्लास का कुछ पूछना है आप किसी को? हाँ जी बताओ। पढ़ा है तुमने पिछली क्लास का? यस सर। ठीक है। यस सर। तो नवदीप लेट क्यों आए हो? सर आज मेरा थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। मैंने पिछले 3 क्लासेस अपलोड नहीं किए, वो भी कोशिश करूंगा आज कर दूंगा। आगे पीछे की एडिट करने में बड़ी दिक्कत होती है। ये बताओ लास्ट क्लास में किया क्या था? कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ रहे। कुछ 1 मिनट, साउंड में क्या दिक्कत सर आ रही लेंस है? मेकर्स फार्मूला भी किया। मेकर। लेंस मेकर्स फॉर्मूला किया था और उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें समझी थी कि जो भी चीजें हमने देखी हैं वो क्यों होती हैं, जो भी आज तक रटी हुई थी वो क्यों होती है। आज क्या करना है तुम्हें पता है? हाँ जी, किसी ने देखा है आगे का क्या होने जा रहा है? सर टेलीस्कोप्स माइक्रोस्कोप्स का हम वो पढ़ेंगे शायद। हाँ, कंबाइंड नाम क्या, मतलब कि सब टॉपिक का नाम क्या है? सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, हम करने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें सबसे पहले करना है सिंपल माइक्रोस्कोप। और मैंने तुम्हें स्पेसिफिकली कहा था सारे डायग्राम्स एक बार देख कर रखना, पिछले वाले आपकी बात। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम खाली एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। थोड़ा याद कर कर बताओ, कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट को रखें पोल और फोकस के बीच में तो क्या होता है? क्या हो गया भाई सबको? सर मेरे उसके पीछे बनती है। चलो देखते हैं। अगर ये डायग्राम बनाने में ध्यान रखना, अगर जितना एफ इधर लिया उतना ही एफ उधर लेना, तब डायग्राम आपका ठीक बन पाएगा। आपने सी और एफ के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा। वन रे गोज स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस पासिस थ्रू। पैरेलल वाली का क्या होगा? फोकस पे जाके मिलेगी। फोकस में से पास होगी, मिलेगी नहीं, फोकस में से पास होगी। सेकेंड रे का क्या होगा? इट पासिस थ्रू फोर से पास। सी। अब हम सी कह रहे हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच का गैप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इंक्रीज होता है। तो ये मिलने तो वाली नहीं है। अगर यहां पर आंख है मेरी तो इसमें, तो ये इसमें क्या कहीं पर भी इंफिनिटी तक भी मिलने वाली नहीं है। बट ऑन इंक्रीजिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन दे सीम टू बी मीटिंग एट ए पॉइंट। थोड़ा लंबा डायग्राम बना लेना जहां पर कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। अगर ये ए बी है तो ये इमेज क्या बनेगी? ए डैश बी डैश। ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? थोड़ा जल्दी से बताने की कोशिश करो, गलत होगा ज्यादा बताओ। सर वो हाइट में ही इंक्रीज या डिक्रीज। हाइट का रेशो, इमेज की यस हाइट सर। डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट।
ये कहलाती है लीनियर मैग्निफिकेशन। यहां जरूरत नहीं है। लीनियर मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन शॉर्ट अगर तुम यहां पर लेते तो वो होती हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। और तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि ये मान लो 8 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, तो 8/3 1 से ज्यादा आ रही है, इमेज बड़ी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, बड़ी बन रही है। बट हम 3D में देख रहे हैं, हमें नया टॉपिक करना है एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये हमारा 9th 10th का काम था। आज हम नई टर्म क्या पढ़ेंगे? एंगुलर मैग्निफिकेशन। हाइट की जगह पर एंगल बनाएंगे, एंगल लिखेंगे। एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज ऑन द आई डिवाइडेड बाय एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई। ये बात क्लियर हो गई? डिफरेंस क्या आ गया? हाइट के रेशो की जगह इसकी हाइट और इसकी हाइट के रेशो की जगह इसका एंगल और इसका एंगल लेंगे जो आई पर बन रहा है। आई यहां दिखाने के लिए मैंने इतनी दूर बनाई, एक्चुअल में तो आप याद करो माइक्रोस्कोप में उसके काफी पास रखते हो तुम अपनी आंख, तो इस जगह कोई अपनी आई मान लो। अब एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट आई पर जो एंगल बना रहा है उस एंगल का नाम क्या है? ये एंगल बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट आई पर ये एंगल बना रहा है, जल्दी से इसका नाम बताओ। ये पॉइंट सी है। लैग तो नहीं कर रही वीडियो जो आपको आंसर देने में दिक्कत हो रही है? सर अल्फा। नहीं नहीं, इस एंगल का नाम है ए सी बी। अच्छा ठीक है, ये इमेज इसी आई पर इस पॉइंट पर जो एंगल बना रही है वो ये है, इसका नाम जल्दी से बोलो। ए डैश सी बी डैश। ए डैश सी बी डैश। ये जो दो एंगल हमने देखे ए सी बी, ए डैश सी डैश, ए डैश सी एंड बी डैश, ये दोनों सेम है डिफरेंट है? सेम है। ये तो सेम है। तो इस रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये तो हमेशा 1 आएगी। तो फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन तो ऐसा लगा कि हुई नहीं। यहां गड़बड़ ये हो रही है, हमें इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करना है। मॉडिफिकेशन ये है, प्रोवाइडेड बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द आई। आप ये एंगल का कंपैरिजन केवल तभी कर सकते हो जब दोनों चीजों को आई से सेम डिस्टेंस पर रखो। तो ये तो है नहीं, तो अपनी डेरिवेशन में इस डेफिनेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए या तो मैं इस इमेज को थोड़ी देर के लिए इस लोकेशन पर मानकर एंगल देखूं या इस ऑब्जेक्ट को उठाकर वहां ले जाऊं। दोनों में से कोई भी काम किया जा सकता है। मैं इस ऑब्जेक्ट के बराबर यहां पर एक डिस्टेंस ले लेता हूं, इस पॉइंट का कुछ भी नाम रख दो, से डी। अब ये डी बी डैश किसके इक्वल है? ऑब्जेक्ट के, ए बी के, ऑब्जेक्ट के। हाइट और ए डैश बी डैश क्या है? ये इमेज है। तो अब इस ऑब्जेक्ट का एंगल ये वाला बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आई से सेम डिस्टेंस पर हैं और उनके मेरे सामने अब एंगल है। ऑब्जेक्ट का एंगल है ये वाला, लेट दिस एंगल बी अल्फा। ये इमेज का एंगल है ये वाला, लेट दिस एंगल बी बीटा। अब इस हिसाब से एंगुलर मैग्निफिकेशन कैपिटल एम, लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट होती थी, एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गई एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज। इमेज का बड़ा एंगल कितना है? बीटा। एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ये वाला छोटे वाला नीचे वाला एंगल कितना है? एज एंगल्स आर very small, hence theta can be replaced by sin theta, theta can be replaced by tan theta, जैसी हमें रिक्वायरमेंट है। मैं tan यूज कर रहा हूं। बीटा के प्लेस पर आ गया tan बीटा, अल्फा के प्लेस पर आ गया tan अल्फा। वापिस आओ, tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं
तो परपेंडिकुलर होगा ये ए बी अपॉन बेस होगा सी बी। अगर मैं बड़ी ट्रायंगल को देखूं तो परपेंडिकुलर होगा ए डैश बी डैश और बेस होगा सी बी डैश। मैं फिलहाल बड़े वाला ले रहा हूं, ठीक है। चलिए, tan बीटा के लिए परपेंडिकुलर मैंने लिया ए डैश बी डैश अपॉन बेस लिया सी बी डैश। सिमिलरली tan अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर है डी बी डैश, बेस है सी बी डैश। एक ऑप्शन मेरे पास ये है, आपको क्लियर हो गया? क्या लिया है मैंने? बीटा के लिए परपेंडिकुलर ये लिया है और बेस ये लिया है, और अल्फा के लिए मैंने परपेंडिकुलर ये लिया है और बेस ये वाला लिया है। इसमें सी बी डैश से सी बी डैश कैंसिल हो जाएगा और बाकी मेरे पास क्या बचेगा? ए डैश बी डैश अपॉन डी बी डैश। डीबी डैश, और डीबी डैश किसके इक्वल है? ए बी के। तो ध्यान से देखो, हमारा पर्पस डिफीट हो गया। ये कौन निकल आया वापस? सर वही जो हमने पहले ये तो लिखा वही था। हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन बन गई। इट मींस हमें कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोच लेनी है, हमें दूसरा रास्ता अडॉप्ट करना है। मैं ये सारा काम इसलिए कर, मतलब डायरेक्ट एक तरीका के रटवा दो सीधा सीधा। एक वे ये भी है कि हम देख लें, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, पेपर में हम गलत ऑप्शन ना चुन लें। पहला ऑप्शन हमने क्या चुना था? हमने ये वाला डिस्टेंस लिया था। आप ये ध्यान देना, बीटा के लिए ना मेरे पास दो चॉइसेस हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल का एंगल भी बीटा है और इस ट्रायंगल का एंगल भी बीटा है। थोड़ी देर के लिए आप रट सकते हो, याद कर सकते हो कि हमें छोटी ट्रायंगल को यूज करना है। ये गलत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, बट ये हमारे को आगे नहीं बढ़ा पा रही। वापिस अब तुम ध्यान से देखकर मुझे बताओ, tan बीटा को अगर मैं इस ट्रायंगल में लिखूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? सर ट्रायंगल बता दो फिर से कौन सा वाला? आप देख लो, ये बीटा किस में बन रहा है? ए सी बी, इस ट्रायंगल में ए बी अपॉन ए बी बी सी। अपॉन बी। सी बी। हाँ, डिस्टेंसेस हमेशा सी से मेजर करने, ए बी अपॉन सी। ठीक है, वापस लिखते हैं यही। मैग्निफिकेशन आ गई, ऊपर लिखना है tan अल्फा, ए बी अपॉन सी बी, ए बी अपॉन सी बी। नीचे लिखना है tan अल्फा। अल्फा के लिए मेरे पास कोई दो चॉइसेस ही नहीं है, वो तो मुझे मजबूरी में यही लेना पड़ेगा, डी बी डैश अपॉन सी बी डैश, डी बी डैश अपॉन सी बी डैश। ए बी अपॉन सी बी, डी बी डैश अपॉन सी बी डैश। डी बी डैश कितना है? सर ए बी। ए ए बी, डी बी डैश की जगह मैंने लिखा ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, मेरे पास मैग्निफिकेशन एंगुलर आ गई, सी बी डैश अपॉन सी बी। ठीक है, सी बी डैश, सी बी डैश एक्चुअल में किसका डिस्टेंस है? इमेज का। इमेज का डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट होता है? क्या हो गया भाई? वी से। यहां वी लू माइनस वी लू? माइनस वी। सी बी डैश इज माइनस वी। सी बी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया? जल्दी बोलो। माइनस यू। माइनस यू। दैट इज v बाय यू। मैक्सिमम क्लैरिटी के लिए हमारी कोशिश होती है कि हमारी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर, दैट इज d। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इमेज को कहां पर बनाएं?
डी पर 25 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमने यू लिया है, उसकी बजाय मैं यू ई ले लेता हूं, क्योंकि फिलहाल मेरी आंख इसको टच करने वाली है, इसके आसपास ही है, ये आई पीस की तरह काम कर रहा है, यू की जगह यू ई लिखा है, यहां से यू ई चलाना शुरू कर दो। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, मैग्निफिकेशन आ गई डी बाय यू ई। थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन 1 मानकर छोड़ दो। वी नो दैट फॉर एनी लेंस 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f 1 by v। v क्या है, v की वैल्यू कितनी है, CV डैश हाँ v की वैल्यू cv डैश कितनी है, D d माइनस d माइनस u की वैल्यू कितनी है, ue माइनस ue। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव f। सो 1 by d माइनस 1 by u प्लस 1 by ue इज इक्वल टू 1 by f। कुछ ना कुछ साइन की एक मिस्टेक चल रही है, यहां भी प्लस आना चाहिए था, v की जगह पर फार्मूला ठीक लिखा हुआ है ना, यस सर। सर वो ठीक v है। होगा या माइनस v? v के प्लेस पर पुट किया माइनस टी, u के प्लेस पर पुट किया माइनस यू ई। एक सेकंड इसको रोको, अभी साइन कन्वेंशन, साइन का मैं यहाँ देख देता हूँ, साइन में क्या इश्यू अभी देख लेंगे। मैं ढूंढ किसको रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं डी बाई यू ई को। डी बाई यू ई कहां से आएगा, पूरी इक्वेशन को को उधर ले d से, ठीक है इसको रहने दो, माइंड को गड़बड़ नहीं था, सब कुछ ठीक था, बाद में देखेंगे। पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दो, कोई साइन का चेंज नहीं है, जैसा था, जैसा नेचुरली चल रहा था वैसे ही चलने दो। पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या बन जाएगा, -1 प्लस डी बाई यू ई डी बाई एफ। ये फोकल लेंथ भी आई पीस की है, लेट इट बी एफ ई एफ ई एफ ई एफ ई। डी बाई यू ई कितना आ गया, 1 प्लस डी बाई एफ ई। इसको कहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। सर एक सेकंड, एक सेकंड पूरा करने दो, साइन, एक मिनट, m इज इक्वल टू डी बाई यू ई, और डी बाई यू ई आ गया 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये इसका फार्मूला डिराइव हो गया। अब बताओ, मैं शुरू से एक बार दोबारा बता देता हूँ, रुक जाओ फिर पूछ लेना अगर कोई क्वेश्चन बचा। सबसे पहले तो एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो एंगल बना रही है ये वाला बड़ा एंगल बीटा, और ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल बना रहा है ये वाला, बट ये दोनों एंगल सेम है, इसलिए डेफिनेशन मॉडिफाई कर कर क्या बनती है, दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इसको उठाकर वहां ले गए, अब ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो मैग्निफिकेशन हो गई एंगल बीटा बाय अल्फा। एंगल्स छोटे हैं, बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा से रिप्लेस किया। अब यहां थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है, मेरे पास tan बीटा के लिए दो ऑप्शन है, दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस या दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस। छोटा सा रट्टा लगा लेना, यहां पर आपको छोटे वाला पोर्शन लेना है, यानी कि इधर वाले पोर्शन, इधर वाली छोटी ट्रायंगल को यूज करना है। tan बीटा ए बी अपॉन सी बी, और tan अल्फा db डैश अपॉन cb डैश, ये हमने लिखा। अगले स्टेप में db डैश की जगह हमने पुट कर दिया ab, ab से ab कैंसिल, cb डैश बाय cb आ गया। cb क्या है, cb डैश क्या है, इमेज का डिस्टेंस माइनस v, cb क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस u, ये पुट किए। उसके बाद जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी तो v का डिस्टेंस d सेंटीमीटर या d मीटर होगा, तो v की जगह पर मैंने d लिख दिया। आप चाहते तो पहले स्टेप में d लिख सकते थे, एक स्टेप बच जाएगा। डेरिवेशन लगा कि खत्म हो गई, मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिल गई, बट इसमें एक इशू है कि मुझे यही नहीं पता कि मैंने ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पर रखा है, मैं इससे इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए नॉर्मल फॉर्मूला यूज किया। इमेज बन रही है कहां पर, d पर, इमेज की जगह रखा माइनस डी। ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पर है, यूई पर, ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पर है, यूई पर, ऑब्जेक्ट की जगह माइनस यूई रखा। इसको उधर ले गए और डी से मल्टीप्लाई कर दिया, या डी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको उधर ले गए, डी बाई यूई की वैल्यू आ गई, ये इस वैल्यू को यहां पुट किया, मैग्निफिकेशन आ गई। अब बताओ क्या पूछ रहे हो, क्या ये क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे कि पहले साइन कन्वेंशन यूज की है फिर दोबारा पुट करते टाइम क्यों कर दी फिर से, या कुछ और क्वेश्चन है?
सर नहीं, वो हो गया क्लियर। ठीक है, मैग्निफिकेशन आ गई 1+d/Fe, डेरिवेशन खत्म हो गई है। 1+d/Fe, d है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई ये 25 सेंटीमीटर होता है, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो मैग्निफिकेशन किस इकलौती चीज पे डिपेंड कर रही है? जल्दी बोलो। डी पे, d तो कांस्टेंट है, एफ ई पे। फोकल लेंथ ऑफ योर लेंस। ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए Fe को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। कम करना चाहिए। 3 मार्क्स आपके पूरे हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास एक लेंस है, ये मेरे पास दूसरा लेंस है, और ये मेरे पास थर्ड लेंस है। 1, 2 एंड 3 में से फोकल लेंथ किसकी मिनिमम है, किसकी मैक्सिमम है? 2 वाले की मिनिमम है, 3 वाले की मैक्सिमम। कोई मॉडिफाई करना चाहता है? देखो भाई, इसका सर्कल बन रहा है ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। इसका R इतना सा है सिर्फ, और इसका F इतना सा है, बहुत छोटा सा F है। इसका सर्कल बन रहा है ये वाला, इसका R काफी बड़ा है, इसका F उससे बड़ा है, और इसका सर्कल तो बन रहा है ये, वो जा रहा है, रेडियस बहुत ही बड़ा है, इसका F सबसे बड़ा है। साइज से F का पता नहीं लगेगा, F का पता किससे लगेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर से, गोलाई से। इसमें कर्वेचर मैक्सिमम है, कर्वेचर मैक्सिमम है, फोकल लेंथ मिनिमम है। पावर के बारे में जल्दी से बताओ, क्या विचार है? तीनों में से पावर किसकी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी? थर्ड वाले की मैक्सिमम होगी। थर्ड वाले की पावर मैक्सिमम है। लेंस का इफेक्ट ये ज्यादा करेगा। अच्छा, प्रिज्म से ज्यादा मिलता जुलता कौन है? प्रिज्मेटिक नेचर किसकी ज्यादा है, इसकी, इसकी, इसकी? देखो भाई, ये स्लैब है, जैसे जैसे मैं एंगल चेंज करता जा रहा हूं ये प्रिज्म बनता जा रहा है। अब भी प्रिज्म है, और बेटर प्रिज्म है, और बेटर प्रिज्म है, और बेटर प्रिज्म है, और बेटर प्रिज्म है। इन तीनों में से ज्यादा प्रिज्म इफेक्ट किसका है? सेकंड वाले का। थर्ड का। थर्ड का है भाई, मोर प्रिज्मेटिक इफेक्ट। ये बातें हमने देख ली। अब इसको यहीं रोककर अगले इंस्ट्रूमेंट से पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ अ लेंस। एक लेंस में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं? पहला है स्फेरिकल एबिरेशन। हमने जब डेरिवेशन से स्टार्ट की थी स्फेरिकल सरफेस की, तो मैंने कहा था कुछ एजम्पशंस हैं उससे पहले। किसी को ध्यान है वो एजम्पशंस क्या थी? इन सारी डेरिवेशन से पहले क्या एजम्पशंस थी? कोई एक तो बता दो। assumptions ये थी, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द एंगल्स आर स्मॉल। ये पॉइंट M यहां पे नहीं होगा, क्योंकि अगर ये M यहां पर हुआ तो N यहां आएगा। तो अगर मैं कहीं पर NC की जगह पर PC लिखूंगा तो बहुत बड़ा एरर आ जाएगा। हमने पूरी डेरिवेशन में N से मेजर किए गए डिस्टेंसेस अगर तुमने करी हुई हैं तो याद करो, PC में कन्वर्ट कर दिए थे। NO को PO लिख दिया था और लिखा था N इज वेरी नियर P। N P के पास तब होगा जब M यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां होगा। यहां होगा का मतलब मेरी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होंगी। तो हमारी डेरिवेशंस इस बेसिस पर हुई हैं कि हमारी सारी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
कुछ रेज इसके पास हैं और कुछ रेज इससे दूर हैं। दूर वाली रेज को कहते हैं मार्जिनल रेज, और पास वाली रेज को कहते हैं पार एक्सियल। जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पास है वो पार एक्सियल, जो दूर है वो मार्जिनल। हमारे फार्मूला किन पर बेटर एक्ट करेंगे, पार एक्सियल पर या मार्जिनल पर? पाराक्सियल। और मार्जिनल रे पर एरर शुरू हो जाएगा। मार्जिनल रे में अगर मैं अपने फॉर्मूला को यूज कर कोई डेरिवेशन करूंगा, कुछ करूंगा, रिजल्ट निकालूंगा, उसमें एरर आएगा। हमारे फॉर्मूला इस बेसिस पर बने कि हम कौन सी रेस को यूज करने जा रहे हैं, पार एक्सियल। ये एक लेंस, और तुम लोगों को एक चीज बचपन से रटवाई गई है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस कहां पर मिलेंगी? थोड़ा जल्दी बोला करो। फोकस पर। और ये ऐसा होता भी है, पर ऐसा केवल पार एक्सियल रेस के लिए होता है। मार्जिनल रेस फोकस पर नहीं मिलती, थोड़ा पहले आगे पीछे ही मिलती हैं। इट मीन्स large sized lens has inability to concentrate कौन सी रेस? मार्जिनल रेस। marginal rays at exact focus। मार्जिनल रेस फोकस पर नहीं मिलती, और ये इफेक्ट बड़े वाले लेंसेस में, बड़े वाले मिरर्स में प्रीडोमिनेंट हो जाता है। इससे इमेज शार्प आएगी या फजी हो जाएगी? फजी हो जाएगी। धुंधली। इस एरर को कहा जाता है स्फेरिकल एबिरेशन। बड़े साइज के मिरर और बड़े साइज के लेंस मार्जिनल रेस को सही फोकस पर नहीं मिला पाते, इमेज थोड़ी खराब हो जाती है। इस डिफेक्ट को स्फेरिकल एबिरेशन कहते हैं। ये डिफेक्ट आपका खाली लेंस में ही नहीं, मिरर में भी होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर मिलनी चाहिए, और मिल भी रही हैं अगर वो पार एक्सियल हैं, बट मार्जिनल वाली नहीं मिलेंगी। इसको दूर करने के लिए हम मिरर में एक काम आसानी से कर सकते हैं। हम मिरर को स्फेरिकल बनाने की बजाय पैराबोलिक बना देंगे। ये वाली रेस तो ऑलरेडी फोकस पर ही मिल रही थी, एरो बहुत मैटर करते हैं। ये वाली रेस जो इधर जा रही थी वो थोड़ा मिरर को ऐसे करने के कारण थोड़ा इधर हो जाएंगी, और वो भी फोकस पर ही मिलेंगी। तो मिरर में तो बड़ी आसानी से मेरे पास सॉल्यूशन हो गया। इन मिरर्स यूज पैराबोलिक मिरर्स in place of परफेक्ट स्फेरिकल मिरर। लेंस में मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेंस में अगर मैं लेंस को ऐसे टेढ़ा करूंगा तो एक साइड का कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा, दूसरे का कर्वेचर डिक्रीज हो जाएगा, वो लेंस ही नहीं रहेगा। तो लेंस में तो ये वे पॉसिबल नहीं है। इन लेंसेस हम क्या करते हैं, यूज स्टॉप्स। कि ये बड़े साइज वाला लेंस है, इसमें हम एक काम ये करेंगे कि हम इन रेस के आगे रुकावट लगा देंगे कि ये रेज आगे जा ही ना पाए। केवल कौन सी रेज आगे जाएं,
केवल कौन सी रेज आगे जाएं? ये कौन सी कहलाती हैं, नाम भूल गए हो क्या? पैराक्सियल रेज। पार एक्सियल रेज आगे जाएं। तो इन लेंसेस वी यूज स्टॉप्स, तो स्टॉप्स को हम मिरर्स में भी यूज कर सकते हैं। तो मिरर्स में स्फेरिकल एबिरेशन को दूर करने के दो तरीके हैं। पहला तो है पैराबोलिक मिरर को यूज कर लो, दूसरा नहीं तो स्टॉप्स को यूज कर लो। लेंसेज के अंदर फिलहाल मेरे पास एक ही रास्ता कि मैं स्टॉप्स को यूज करूं। ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स से भी ये काम हो सकता है। एक मिरर की जगह हम बड़ी कैलकुलेशंस कर कर कितना एरर आ रहा है और मिरर्स उनको सेट करने के लिए वहां पर लगाएं, या एक लेंस के साथ दूसरा लेंस लगाएं, तब भी ये काम हो सकता है। तो स्फेरिकल एबिरेशन क्या होता है नटशेल में? इनएबिलिटी ऑफ अ लेंस ऑफ लार्ज एपर्चर टू कंसंट्रेट मार्जिनल रेज एट एग्जैक्ट फोकस इज नोन एज spherical aberration. It makes the image fuzzy. To avoid it, there are two options. One is combination of lenses and other is use of stops. जबकि मिरर के अंदर इन दोनों के अलावा एक तीसरा रास्ता भी है, वो है कि स्फेरिकल मिरर की जगह पैराबोलिक मिरर को यूज कर लो। स्फेरिकल एबिरेशन क्लियर हो गया? यस सर। क्रोमेटिक एबिरेशन, ये मिरर्स में तो होती ही नहीं। लेंस के अंदर क्या होता है? लेंस हमने अब बड़ा सोच समझकर छोटा ले लिया ताकि हमारी ज्यादातर रेस कैसी रहें, मार्जिनल में ही, पार एक्सियल में ही काउंट हो जाए। इमेज फोकस पर बनने भी लग गई, कोई खराबी भी नहीं आई। मैंने बहुत बड़ा लेंस नहीं लिया। पर लेंस अपने आप में एक प्रिज्म भी तो है, बड़े सारे प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है लेंस। तो प्रिज्म का काम है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन से क्या होगा? इमेज गेट सराउंडेड बाय colored rings, colored fringes. This defect is known as chromatic aberration. क्रोम का एरर, क्रोम मींस कलर्स का एरर। हर एक लेंस में ये डिफेक्ट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। टू अवॉइड मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन तो ये है कि यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, एंड नंबर 2 है यूज प्रिज्म विद लेंस। कि लेंस जितना प्रिज्म का इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन का प्रिज्म लगाकर हम उसको खत्म कर दें। ये हमें करना नहीं है। ये सब बीएससी और एमएससी में अगर आप ऑप्टिक्स, यहाँ पर जो ऑप्टिक्स हमने 8-10 क्लासेस में कर लिया, वहां पर आपको पूरा 1 साल ऑप्टिक्स का पूरा चैप्टर नहीं, पूरा सब्जेक्ट ऑप्टिक्स बन जाएगा, तब आप इनको डिटेल्स में पढ़ोगे। क्रोमेटिक एबिरेशन क्या होता है? क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, यस सर। वापिस आते हैं माइक्रोस्कोप पर। अभी भी आपने पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन एंगुलर का फॉर्मूला आया था 1+d/fe, और एंड में हमने लिखा था फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन fe शुड बी स्मॉल। fe शुड बी स्मॉल का मतलब है कि ये लेंस नहीं लो, रादर आप ये वाला लेंस लो। आप एग्री करते हो या नहीं? इसकी फोकल लेंथ बहुत लार्ज है, इसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी सी है, इसका सर्कल बहुत छोटा सा बन रहा है ना। यस सर। इन दोनों में से प्रिज्म वाला इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? सेकंड का या फर्स्ट का? सेकंड का। सेकंड का। प्रिज्म वाले इफेक्ट से कौन सा एरर आ जाएगा? डिस्पर्जन। वो क्रोमेटिक एबिरेशन। इसमें यस सर। मैग्निफिकेशन तो अच्छी है, बट क्रोमेटिक एबिरेशन एंड स्फेरिकल एबिरेशन भी क्रिएट हो जाएंगी, डिफेक्ट्स ऑफ लेंस आ जाएंगे। फंस गए हम मैग्निफिकेशन बढ़ाने के चक्कर में अगर मोटा लेंस लेते हैं जिसकी फोकल लेंथ कम है, तो उसमें दूसरे एरर्स आने शुरू हो जाएंगे। कंक्लूजन क्या निकला? सिंपल माइक्रोस्कोप
कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लार्ज मैग्निफिकेशंस। जनरली हम 2, 3, 5, 6, 7 इतने टाइम्स तक बड़ा करते हैं, अदरवाइज नहीं। जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास एक लेंस होता है, आपने देखा अगर हो, पामिस्ट के पास होता है, वो इमेज को अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स बड़ा करता है। पर अगर आप उसको घर पर लेकर जाकर देखो तो तुम्हें जो अपना हैंड दिखाई देगा काफी बड़ा, उसके आसपास तुम्हें कलर्ड लाइंस भी दिखाई देने लग जाएंगी। क्रोमेटिक एबरेशन तो क्लियर हुई। बाइनोक्यूलर्स में भी दिखता है क्रोमैटिक एबरेशन। तो यहां से हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट होता है? हेंस देयर इज नीड ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहला हमारा एक क्वेश्चन है ये कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन इतनी होती है, मैग्निफिकेशन को लार्ज रखने के लिए हमें एफई को स्मॉल करना है। एफई को स्मॉल करते ही लेंस के जो डिफेक्ट्स हैं वो एंटर करना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम एक लिमिट से कम एफई नहीं यूज कर सकते, एक लिमिट से ज्यादा मैग्निफिकेशन ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसलिए हमारे को कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनने जा रहा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डायग्राम को हाथ से बना लेना, बड़ा पछताओगे अगर कोई सोचेगा कि मुझे सर ने बहुत अच्छा समझाया, पेपर में सीधा करूंगा मैं एक ही बार। कॉन्वेक्स लेंस ही लिया, ये ऑब्जेक्ट के पास है तो मैं इसे ऑब्जेक्टिव बोलूंगा, सी के साथ, हर चीज के साथ इसकी ओ लगा देंगे। ये इसका फोकस है इस तरफ और ये इसका फोकस है इस तरफ। फोकस भी ऑब्जेक्टिव का है। पहली लाइन, ऑब्जेक्ट को फोकस से थोड़ा सा आगे रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी फर्स्ट लाइन। कीप द ऑब्जेक्ट स्लाइटली बियॉन्ड फोकस, नॉट मच बियॉन्ड फोकस बट स्लाइटली बियॉन्ड फोकस। ये रहा ये ऑब्जेक्ट। One ray goes straight parallel to the principal axis. On other side, it passes through the focus. Other ray goes straight through C. Both the rays meet at some point. जगह कम है इसलिए मैं जबरदस्ती मिला दिया इनको। ये रियल इमेज बनी है, वर्चुअल बनी है? रियल। रियल इमेज बन गई। ए बी की इमेज मिल गई मेरे को, ए डैश बी डैश। अब मेरे पास पीछे एक लेंस है, वो लेंस इस तरह से है कि वो लेंस यहां पड़ा हुआ है और उसका फोकस यहां आ रहा है। आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप में 2 ट्यूब्स होती हैं, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, और साथ में गोल सा स्ट्रक्चर लगा होता है, चक्री, उसको घुमाते हैं, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। उससे ट्यूब खिसकती है दूसरी ट्यूब के अंदर, डिस्टेंस कम या ज्यादा होता है। मैंने उसको घुमाकर इस लेंस को आगे करना शुरू किया। जब मैंने इसको आगे करना शुरू किया तो इसका फोकस भी आगे को शिफ्ट होने लग गया। आपको इसको इतना आगे करना है कि इसका फोकस इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए। लेंस का साइज कभी भी कहीं पर भी मैटर नहीं करता, सिर्फ कर्वेचर मैटर करता है। ये लेंस मेरा आई पीस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर सीई से रिप्रेजेंट होगा, इसका फोकस इसको क्रॉस कर गया, ये फोकस ऑफ आई पीस। अगर इतने डिस्टेंस पर इधर फोकस ऑफ आई पीस है तो इतने ही डिस्टेंस पर इधर भी फोकस ऑफ आई पीस होगा। ये रियल इमेज एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट की जा सकती है। यहां से एक रे पैरेलल गई, प्रिंसिपल एक्सिस में से निकली, फोकस में से निकली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और फोकस में से निकली। दूसरी रे सी में से स्ट्रेट चली गई। डिस्टेंस बिटवीन देम इज क्लियरली इंक्रीजिंग, दे कैन नॉट मीट। हमारी आंख को ये लगेगा कि दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। सो यहां पर या यहां पर या यहां पर या यहां पर कहीं पर आपको एक इमेज दिखाई देगी। दिस इमेज इज ए डबल डैश बी डबल डैश। क्या आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया इसका? सर ये इमेज कहाँ बनेगी, उसको स्क्रीन पे चाहिए। इमेज तो हमारी ए आई में डैश बनेगी ना? नहीं, ए डैश बी डैश वाली। हाँ, ए डैश बी डैश वाली इमेज हवा में बनेगी ना, तभी तो ये वर्चुअल इमेज है।
ये स्क्रीन के ऊपर तो नहीं बन रही ना, आई को ये फील हो रही है सिर्फ। ए डैश बी डैश वाली तो रियल थी ना तो। ए डैश बी डैश वाली, हाँ वो तो रियल Yes, इमेज होगी ना भाई। तो इमेज उसके लिए बनना तो इमेज को देखने के लिए जरूरी है। इमेज का बनना का मतलब है कि यहाँ पर रेज पहुंच रही हैं, ये रेज आगे जाएंगी ना। अच्छा ओके सर। तो अगर तुम मान लो तुम यहां पर एक स्क्रीन रख दो तो वहां पर आपको ये इमेज दिखाई दे जाएगी। रियल इमेज का मतलब है कि वहां पर रियल रेज पहुंच रही हैं। और सुनो, ये पेन तुम्हें क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहां से तुम्हारे पास रेज आगे आ रही हैं। ये रियल इमेज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होने का मतलब है कि यहां से एक्चुअल में रेज आगे आ सकती हैं, क्योंकि रियलिटी में यहां तक कोई तो हमारी गड़बड़ क्या होती है, हम सिर्फ 2 रेज देखते हैं। और शायद पिछली क्लास में समझाया था कि यहां तक ही यस सर। मिलियंस ऑफ रेज पहुंच रही हैं, वो रेज आगे भी जाएंगी। तो मैं इसलिए ये बोल रहा था पहली कि टेलीस्कोप्स बोलो। में ना वो प्लेन मिरर्स लगाए होते हैं नीचे साइड। अच्छा, हाँ तो मेरे को लगा स्टार्टिंग कि की इसमें लाइन भी ऐसे स्क्रीन नहीं, चाहिए ऐसा होगी। नहीं। ये तुम बिल्कुल रियल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप तुम्हारी लैब में होता है 2000 टू 10,000 का आता है, हम उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पहला, शुरुआत में हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से जरा सा आगे रखा, इमेज दूसरी साइड पर बनी, वो रियल बनी और इससे इन्वर्टेड बनी। सेकंड लेंस को इस तरीके से मूव करवाया दैट इट फोकस क्रॉसिस दिस इमेज, दैट इज दिस रियल इमेज नाउ फॉल्स बिटवीन फोकस एंड सी। सो जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था, ये तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये डायग्राम देखो अपनी आंखों में, बसा लो इसको पहले। फोकस और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है और उसी डायरेक्शन में वर्चुअल इमेज। इसके कंपैरेटिवली ये इमेज सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है? सीधी बन रही है। इरेक्ट एंड वर्चुअल बन रही है। ये डायग्राम तो भाई यही तो है आपका डायग्राम पीछे भी जो मैंने बनाया था। किस साइड पर है वो? ये रहा, ध्यान से देखो तो। ये रहा सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम, बस उल्टा करके बना दिया गया वहां पर। तो अगर मेरे को इस पोर्शन की मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ी तो मैं आंखें बंद कर 1+d/fe भी यूज करने वाला हूं। चलो वापिस आओ। यहां है मेरी आई, इसके साथ में आई पर इमेज कितना एंगल बना रही है? ये वाला इमेज का एंगल क्या लिया है मैंने? बीटा। बीटा। और मैं इस ऑब्जेक्ट को भी थोड़ी देर के लिए उठाकर यहीं पर ले आता हूं। इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं डी, और ये एंगल बन गया अल्फा। सब पुरानी बातें अब चलेंगी। मैग्निफिकेशन इज, angular magnification is angle formed by image divided by angle formed by object provided they are at the same distance from the eye. Image का एंगल है बीटा, ऑब्जेक्ट का एंगल है अल्फा। एज द एंगल्स आर वेरी स्मॉल दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव टेंजेंट्स, tan बीटा बाय tan अल्फा। सो मैग्निफिकेशन इज, सेंटर लाइन पहले ड्रॉ किया करो, tan बीटा दिस पर जो दिख रहा है बस वही, दिस परपेंडिकुलर दिस बेस, परपेंडिकुलर है a डबल डैश b डबल डैश, बेस है CEB डबल डैश। tan अल्फा इस ट्रायंगल में DB डबल डैश डिवाइडेड बाय CEB डबल डैश। CEB डबल डैश CEB डबल डैश से कैंसिल हो गया, मुझे मिला सर वो मैग्नी ए डबल डैश बी डैश B डबल डैश। ठीक है, ठीक 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 हो गया, ठीक। A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय DB डैश, DB डबल डैश। ये आपने अगले स्टेप में लिखना है कॉपी में, A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय DB डबल डैश को किससे रिप्लेस करूं? ए बी से। AB से। अब एक स्टेप मैं अपने पास से करता हूं, आपको उम्मीद है समझ में आ जाएगा। A डबल डैश B डबल डैश, मैं इस रिजल्ट को AB डैश से A डैश B डैश से मल्टीप्लाई और A डैश B डैश से डिवाइड कर रहा हूं। कर सकता हूं या नहीं, बस सिंपली ये बता दो सेम वैल्यू से। ठीक है, अब मुझे बताओ सोचकर, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB, ये किन दो चीजों का रेशो है? A डैश B डैश डिवाइडेड बाय लीनियर में
लीनियर मैग्निफिकेशन किसकी? Object. इस लेंस की, इस वाले लेंस की, Yes. ठीक है ना? इट मींस दिस इज फाइनली दिस मैग्निफिकेशन इज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. अब a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय a डैश b डैश, a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय a डैश b डैश, दिस बाय दिस, ये भी तो भाई इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशो है. Yes, sir. किसका? आईपीस का. मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस. पहले तो आपको ये पॉइंट समझ में आया कि अब की बार मैग्निफिकेशन दो मैग्निफिकेशंस का प्रोडक्ट होने जा रही है, जिसमें से तुम में से कोई मुझे एमई की वैल्यू बता सकता है? 1 plus d by fe. भाई वो तो सब पुराना डायग्राम है. ये पोर्शन का तो रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी है 1 प्लस डी बाई एफ. तो जो पुरानी मैग्निफिकेशन थी उतनी तो रहेगी ही रहेगी. अब की बार वो एमओ से मल्टीप्लाई हो जाएगी. जो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर रहा है, मान लो इस लेंस ने 5 टाइम्स इमेज को बढ़ा दिया और खाली यही होता पिछला डायग्राम सिंपल माइक्रोस्कोप, तो आपकी मैग्निफिकेशन 5 टाइम्स आती. इस लेंस ने 6 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो आपकी ओवरऑल मैग्निफिकेशन 30 टाइम्स हो जाएगी. बहुत बड़ी आपको इमेज दिखाई दे जाएगी. कंसेप्ट क्लियर हुई कैसे इसमें मैग्निफिकेशन बढ़ जाती है? बस अब एक छोटा सा Yes, काम sir. रह गया, वो क्या है? मुझे किसी तरह से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? MO. एमओ MO. की. किसको नाम दिया है मैंने एमओ, जरा देखकर बताना. इसको, है ना? Object. man. ए Yes, डैश sir. बी डैश अपॉन ए बी को. और लिखते हैं, बस थोड़ा 5 मिनट का काम और है. एमओ मैंने कहा है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को. थोड़ा ध्यान से देखना, ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं. ये वाली और ये वाली सिमिलर है या नहीं है? Yes, sir. ए बी सी ओ, ए डैश बी डैश सी ओ. ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी ओ सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी. ओके. 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लगता था, पता नहीं किन काम बेकार के काम करवाए जा रहे हैं. हर जगह पर ये यूज होनी है. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. सिमिलर का रीजन नहीं लिखना, वहां 9th में लिखते थे ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बोथ आर 90 डिग्री, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. दो एंगल इक्वल है, थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया. ए से ट्रायंगल सिमिलर हो गई, कॉन्ग्रुएंट नहीं हुई. इन सिमिलर ट्रायंगल साइड्स आर इन सेम रेशो. परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस. आओ जरा देखते हैं. परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी. sides are in same ratio. A dash B dash upon AB is equal to, मैंने भी लिखा है बड़ी का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय छोटी वाली का परपेंडिकुलर. बड़े का बेस डिवाइडेड बाय छोटे वाले का बेस. बड़े का बेस है COB डैश COB, COB डैश COB. लास्ट स्टेप COB डैश डिवाइडेड बाय COB. पहले मैं COB डिनोमिनेटर को हैंडल कर रहा हूं. COB. इस डेरिवेशन की पहली लाइन क्या थी? कीप द ऑब्जेक्ट वेयर? Between C and beyond C and F. यहां 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 क्या Beyond. इंग्लिश की मैंने कहा था लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. कीप Beyond द ऑब्जेक्ट. तो एक वर्ड मिसिंग है. बियॉन्ड FO से एक वर्ड और मिसिंग है. जस्ट बियॉन्ड FO बोला था, याद करो, नहीं तो दोबारा से लिख लो. जस्ट बियॉन्ड FO को मतलब यहां है. तो क्या इस डिस्टेंस को मैं अप्रोक्सीमेटली इसकी फोकल लेंथ ले सकता हूं? Yes. फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. अगली बात जरा ध्यान से समझनी है. COB डैश, COB डैश, ये है मेरी लेंथ ऑफ ट्यूब. मैं COB डैश की जगह अप्रोक्सीमेटली पुट करने जा रहा हूं लेंथ ऑफ ट्यूब. अभी मैं बाद में तुम्हें समझा देता हूं कि ये लग तो नहीं रही, तो मैंने कैसे कर दी. सो लेट इट बी L/FO. हेंस मैग्निफिकेशन आ गई. MO की जगह शुरू में क्या पुट कर दिया हमने?
L बाय एफ ओ और अंदर है 1 प्लस डी बाय एफ ई। एक छोटा पॉइंट आपके माइंड में बता देता हूं उसको। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, मैग्निफिकेशन लार्ज करने के लिए, फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन एफ ओ के बारे में क्या विचार है? स्मॉल होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए? Small. स्मॉल। एफ ई के बारे में क्या विचार है? Small. दोनों रिवर्स इनवर्सली डिपेंडेंट है। जितना एफओ छोटा होगा, जितना एफ ई छोटा होगा, उतनी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी। तो जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाएंगे तो हम दो लेंसेस लेंगे जिनकी फोकल लेंथ बहुत ही छोटी है। इनमें से भी विच इज स्मॉलर, ये जरा घर से ढूंढ कर लाना। ठीक है, कि मान लो मेरे पास 4 लेंस हैं, उनकी फोकल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। इनमें से 2 लेंसेस लेकर माइक्रोस्कोप बनाओ। हाँ जी, कौन से 2 चुनोगे? FO वाला छोटा होना चाहिए। हाँ, पहले तो इन दो में, इनमें से 2 कौन से चुनोगे? ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, कौन से 2? 1 और 10। 3 1 और सेंटीमीटर। 3। अब उनमें से भी जो 1 वाला है, ज्यादा छोटा है, उसका ऑब्जेक्टिव बनेगा, वो आगे लगेगा, और जो 3 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा है वो आईपीस बनेगा। एक क्वेश्चन आपके माइंड में क्या बाकी बचा है कि मैंने सडनली सीओ बी डैश को एल कैसे पुट कर दिया? मैंने इस डिस्टेंस सीओ बी डैश को इसके इक्वल कर दिया। देखो इतना सारा डिस्टेंस बीच में फालतू है ना? देखने में तो नहीं लग रहा, देखने में तो लग रहा है कि ये एल इस सीओ बी डैश से बहुत बड़ा है। मेरे डायग्राम में तो 4 सेंटीमीटर बड़ा लग रहा है, पर ध्यान से सोचो, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है मुझे बताओ पहले तो। यहां से यहां तक कितना है? सर लैग हो रही है आपकी वीडियो। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? सर आपकी वीडियो लैग हो रही है। वीडियो लैग हो रही है? एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर समझा देता हूं। ये दिख रहा है आपको, सीई से एफ ई तक फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। यस सर। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लास्ट लाइन में हमने लिखा है इज वेरी स्मॉल, सो दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर, और ये तो उससे भी कम है। इट मीन्स दिस डिस्टेंस इज सो स्मॉल, visibly it is not small, but actually this distance is so small that it can be neglected. तो ये distance और ये distance nearly equal है। I repeat, CE से FE तक focal length of eyepiece है। आपने last lines में लिखा है FE should be small, तो अगर ये distance small है तो ये वाला तो बहुत ही छोटा होगा। ये इतना छोटा होगा कि आप इसको easily ignore कर सकते हो। That's why ये L अप्रोक्सीमेटली इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो जहां पर हमारे पास सीओ बी डैश आया था, वहां पर मैंने लेंथ ऑफ ट्यूब को पुट कर दिया। बाकी जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करें तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी होगी। आधे घंटे का चैप्टर बाकी है, जिसमें हमने टेलीस्कोप करना है, 2 टेलीस्कोप करने हैं, बस फिर हमारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाए। उम्मीद है हम कल कर लेंगे इसको खत्म, कल। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना भाई, सबसे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है, पता है ना पूरी फिजिक्स में, ऑप्टिक्स। सर रिकॉर्डिंग बोलो। भेज देना। डेफिनेटली भेज दूंगा। बाकी ये है सारा मैथ्स, अगर बाई चांस रिकॉर्डिंग के चक्कर में घर पे काम करना बंद नहीं कर देना, ये ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, मोर ओवर यस मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग को अगर तुम भूल भी जाओ तो जहां तक मुझे ध्यान है चैनल के ऊपर तुम्हारे को सब कुछ ऑलरेडी वीडियो फॉर्मेट में पड़ा हुआ, वहां पे देख सकते हो। ठीक है, ओके सर। ठीक। उल्टा वो ज्यादा कंसाइज है, उसमें कोई भी फालतू बात नहीं है। ओके